एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस क्लास में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नंबर 1 चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में AE-JEE के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, सो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के टॉप 20 क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इससे रिलेटेड आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे हम शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आज हम यहाँ बेसिकली 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड इन द AE-JEE कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम द चैप्टर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। और इसके आने वाले लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे ही हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके के एग्ज़ाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में सेम इसी पैटर्न में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग में नंबर 1 क्वेश्चन जो महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 2022 में पूछा गया है। A tensile force P is acting on a beam of length L and cross sectional area A. The change in length would be, तो एक बीम है, सपोज दिस इज बीम, तो बीम में क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। टेंसाइल फोर्स मतलब जो से पुल करने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ से खींचने की कोशिश करते हैं, तो बीम में टेंसाइल फोर्स लग रहा है और वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में, और लेंथ कितना है L, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। सपोज ये बीम है, यहाँ पे ये है इसका ओरिजिनल लेंथ, तो जब मैं इसे दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स दूंगी, जब मैं इसे ऐसे खींचने की कोशिश करती हूँ तो ये हो जाता है टेंसाइल फोर्स, तो ये है ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल फोर्स देने के बाद ये क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो ये जो चेंज इन लेंथ है, कितना ओरिजिनल लेंथ से कितना लेंथ चेंज हुआ, ये फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला बताना है। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है PL अपॉन AE। चेंज इन लेंथ को डिनोट करते हैं डेल्टा L के साथ, ठीक है। वेयर P का मतलब है लोड, L का मतलब है लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ओके, ओरिजिनल लेंथ। देन A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया और E का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो फाइनली चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है PL अपॉन AE, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस E, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, बल्क मॉडुलस K इज गिवन बाय, और ये क्वेश्चन कब आया है, महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 2020। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हैं, सिंपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के 3 टर्म्स है। पहला टर्म है E का मतलब है यंग्स मॉडुलस, दूसरा टर्म है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, तीसरा टर्म है बल्क मॉडुलस K। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बताना है। तो अगर E का रिलेशन देखें विद रिस्पेक्ट टू G का मतलब है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो फॉर्मूला है 2G 1 प्लस म्यू। अगर E का रिलेशनशिप देखें विद रिस्पेक्ट टू K मीन्स बल्क मॉडुलस, तो फॉर्मूला है 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो फाइनली ये तीनों के बीच का फॉर्मूला कैसे बने, 9GK अपॉन G प्लस 3K। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया है MHWRD 2022 में, तो कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल हुज बल्क मॉडुलस इज 80 GPa, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 40 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.25। अगर आप फॉर्मूलेज अच्छे से जानते हैं तो क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे विदिन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर भी आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट कैलसी। तो कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, E को फाइंड आउट करना है जो नहीं पता। बल्क मॉडुलस की वैल्यू दी है 80 GPa मीन्स वैल्यू ऑफ K दिया है 80 GPa, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 40 GPa मतलब वैल्यू ऑफ G।
40 GPa। पॉइजन रेशियो दिया है 0.25, मतलब म्यू की वैल्यू दी है 0.25। पॉइजन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई को फाइंड आउट करना में, इसके पहले के क्वेश्चन में ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू जी एंड के हमने डिस्कस किया, तो उसमें से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करिए एंड डायरेक्टली ई की वैल्यू निकालिए। तो दो इजी फार्मूला बनते, पहला ई का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू जी, 2g 1 प्लस म्यू, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ई का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू बल्क मॉडुलस 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो मैं करती हूँ यहाँ इस फॉर्मूले को पुटअप करूँगी, इसे आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसे यूज़ करी और ई की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। सो 3 मल्टीप्लाई के की वैल्यू है 80, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू की वैल्यू है 0.25, राइट। तो दिस बिकम्स 240 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 5, सो 0.5, राइट। तो 240 है मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.5 होता है 0.5, 0.5 का मतलब होता क्या है, इसका मतलब है हाफ। तो 240 मल्टीप्लाई बाय हाफ, मतलब 240 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 120। अब यूनिट क्या देंगे, यूनिट देना कंपलसरी है। यहाँ पे भी GPa यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी GPa यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे GPa लिख लीजिए, GPa। So the value of E is 120 GPa. A steel rod 1 meter long, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते बार बार इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अ स्टील रॉड 1 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ लिख लीजिए 1 मीटर, ठीक है। सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन में मीटर का कोई यूज़ नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन न्यूटन या mm ऐसे ही टर्म में आते, तो मीटर है तो इसे तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए mm में, तो 1000 mm एंड 20 mm बाय 20 mm इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया की वैल्यू है दी 20 mm मल्टीप्लाई बाय 20 mm is subjected to a tensile force of 40 kilonewton. Value of P is 40 kilonewton. इसे कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन में, तो 40 into 10 to the power 3 न्यूटन। Determine the elongation of the rod if the modulus of elasticity for the rod material is 200 GPa. Value of E दिया है क्वेश्चन में 200 GPa, तो इसे अगर कन्वर्ट करना है तो 200 बाय 10 to the power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इलॉन्गेशन फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इलॉन्गेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किए थे, PL/AE। तो P का मतलब होता है यहाँ लोड कितना है 40 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन, 40 into 10 to the power 3. What is the value of L? L means 1000 mm. 1000 mm. Value of A. A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 mm by 20 mm. Value of E. E का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो न्यूटन पर mm स्क्वायर में जो कन्वर्ट किए वो वैल्यू लिखनी है 200 बाय 10 टू द पावर 3, 200 बाय 10 टू द पावर 3। नाउ विदाउट कैल्सी कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले काट छाट करेंगे, तो ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 हो गया कैंसिल, 1 2 3 4, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में 4 0 है, डिनोमिनेटर में देखते हैं 1 2 3 4, अगेन 4 जीरोज़ है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, बचता क्या है 1 बाय 2, तो फाइनली इलॉन्गेशन कितना होगा 0.5। यूनिट देना कंपलसरी है, अगर लेंथ mm में यूज़ किए तो इलॉन्गेशन भी mm में यूज़ करना पड़ेगा,
तो फाइनली आंसर इज 0.5 mm। क्वेश्चन अगेन पूछा गया है ईयर 2022 में इन द एग्ज़ाम MHWRD। बहुत इजी है, अब विदिन अ मिनट सॉल्व कर पाएंगे अगर आप सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं तो। द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रॉड इज़ 100 mm²। यूनिट क्या दिया है? mm² दिया है। mm² किसका यूनिट होता है? एरिया का यूनिट होता है, तो 100 mm²। and was tested for tension within the elastic region in the laboratory with a tensile force of 50 kN. The value of P is 50 kN. The rod was elongated by 0.2 mm in a gauge length of 200 mm length. ओरिजिनल लेंथ कितना है? 200 mm है, तो ओरिजिनल लेंथ मतलब वैल्यू ऑफ L 200 mm, ठीक है। द रॉड वॉज इलोंगेटेड बाय 0.2 mm इन अ गेज लेंथ। इलोंगेटेड मतलब उससे खींचा गया। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका ओरिजिनल लेंथ, इलोंगेटेड ऐसा खींचा गया, तो वो कितना होता है? 0.2 mm मतलब चेंज इन लेंथ 0.2 mm। What is the value of Young's modulus of rod? Again वैल्यू ऑफ E को फाइंड आउट करना है। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, PL/AE। चेंज इन लेंथ क्वेश्चन में दिया 0.2 mm, तो 0.2। द वैल्यू ऑफ P का मतलब है लोड, लोड है 50 kN, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए न्यूटन में, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन। वैल्यू ऑफ L का मतलब है ओरिजिनल लेंथ, कितना है? 200 mm, तो मल्टीप्लाई बाय 200 mm। एरिया वैल्यू ऑफ A विच इज़ 100 mm², तो 100 mm²। वैल्यू ऑफ E मीन्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो नहीं है दिया जिसे फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू ऑफ E को फाइंड आउट करना है। E को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो E इज इक्वल्स टू 50 बाय 10⁻³ बाय 200, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 50 10⁻³ 200, यहाँ पे हो जाएगा ये 20, तो 20 ये 10 तो फाइनली द वैल्यू ऑफ E इज़ 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। यूनिट देना कंपलसरी है, न्यूटन पर mm², न्यूटन पर mm²। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 लिख लीजिए और ये 5 0 10⁵ यूनिट दीजिए न्यूटन पर mm²। सो दिस इज फाइनल आंसर। रेक्टेंगुलर बार ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो रेक्टेंगुलर बार है जिसका लेंथ है 2 मीटर, 2 मीटर है तो कन्वर्ट कर लीजिए mm में। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, तो 2 मीटर मतलब 2000 mm। ब्रेड्थ है मतलब वैल्यू ऑफ B 20 mm। डेप्थ है मतलब वैल्यू ऑफ D 40 mm। is subjected to an axial pull of force 400 Newton. तो वैल्यू ऑफ P has given in the question 400 Newton along its length. Calculate the tensile stress developed in the bar. तो स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ। स्ट्रेस जिसे सिग्मा से डिनोट करते हैं उसे फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू लोड बाय एरिया, मतलब P/A। P का मतलब है लोड, A का मतलब है एरिया। P है दिया क्वेश्चन में 400 न्यूटन, तो लिख लीजिए यहाँ 400, यूनिट देना कंपलसरी है न्यूटन। एरिया है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। सो ब्रेड्थ है 20, डेप्थ है 40, 20/40। ओके, 2 0 0 0 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, बचता क्या है? 1/2। यहाँ पे है mm², न्यूटन पर mm², 1/2। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज 1/2 का मतलब होता है 0.5।
यूनिट देना कंपलसरी है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड। फ्लूइड का बल्क मॉडुलस बताना है, लेकिन किसका? फ्लूइड का, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का, तो उसका फॉर्मूला यहाँ बताना है। बल्क मॉडुलस ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली में बल्क मॉडुलस, इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर का यूनिट फॉर एग्जांपल न्यूटन पर mm स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट, तो बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन MHWRD 2022 में पूछा गया है। Which of the below statements with respect to Hooke's law on stresses and strains developed in object are correct? दो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। स्टेटमेंट 1 को समझते हैं। Hooke's law is applicable to the object subjected to tensile or compressive stresses up to a certain limit. Right. स्टेटमेंट 1 भी सही बोलता है। हुक्स लॉ ये एप्लीकेबल है ऑब्जेक्ट्स में, जो ऑब्जेक्ट में टेंसाइल फोर्स भी लग रहा है और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लग रहा है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या हुआ? सपोज़ ये बीम है, सपोज़ ये मटेरियल है, जब मैं इसे दोनों तरफ से खींचती हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से पुल करने की कोशिश करती हूँ, तो ये होता है टेंसाइल स्ट्रेस। जो मटेरियल है खींच रही हूँ तो ये हो गया टेंसाइल लोड हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? खींचने पर ये मटेरियल ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है मेरे प्रेशर में? क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये अपने आप को बचाव प्रोवाइड कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैं इसे खींच रही हूँ, लोड दे रही हूँ, तो ये फेल नहीं हो रहा है। क्यों फेल नहीं हो रहा? क्योंकि ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ऑब्जेक्ट को मैं दोनों तरफ से ऐसे प्रेस करती हूँ, दोनों तरफ से ऐसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव लोड। ये कितना भी कंप्रेस करने पे ये फेल नहीं हो रहा है, ये टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल अपनी तरफ से एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका खुद का रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हो जाएगा स्ट्रेस। हुक्स लॉ जो है ये टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों के लिए अवेलेबल है अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक होता है हुक्स लॉ। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है कि व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यंग्स मॉडुलस का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये सिंपली एक फॉर्मूला होता है ई का, यंग्स मॉडुलस का। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला ही बोला गया है इनडायरेक्टली। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलास्टिक कांस्टेंट है? सेम है। इलास्टिक कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, इलास्टिक नाम से समझना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड होगा। फ्लूइडिटी, यहाँ पे ये जो वर्ड है फ्लूइडिटी मतलब है लिक्विड, वाटर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। राइट, सो यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड है, तो एक जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है ये पॉइजन रेशियो। तो ये जो दो टर्म्स है इसे इलास्टिक कांस्टेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगेन माडा इन द ईयर 2022 में पूछा गया है। विच लॉ डिफाइंस दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन इलास्टिक लिमिट? स्ट्रेस से प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ये कौन सा लॉ बोलता है? इस लॉ का नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ।
अगर आपने ये डायग्राम पढ़ा है तो आप इजीली इस टर्म को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे 0 to A, ये डायग्राम को अगर हम फॉलो करते हैं तो 0 to A इलास्टिक रेंज में क्या होता है, 0 to A में ये हुक्स लॉ फॉलो करता है। यहाँ पे ये जो रेंज है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो इसी का मतलब है, तो 0 to A में यहाँ पे हुक्स लॉ वैरिड हो रहा है, हुक्स लॉ लग रहा है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल है, ठीक है। A to B में प्लास्टिक रेंज लगता है, ठीक है। नाउ B, C मतलब अपर एंड पॉइंट, D मतलब लोअर एंड पॉइंट, E का मतलब है आई थिंक अल्टीमेट पॉइंट, और F का मतलब है ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे फाइनली स्ट्रक्चर टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इलास्टिक मटेरियल, जब मैं इसे स्ट्रेस देती हूँ तो स्ट्रेस और इसका कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, मेरा जितना लोड लग रहा है और इसका कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, दोनों प्रोपोर्शनल है इलास्टिक रेंज तक, प्रोपोर्शनल। और फाइनली क्या होगा, ये इसका इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाएगा, प्लास्टिक रेंज चालू होगा A to B, अपर एल पॉइंट लोअर एल पॉइंट। फाइनली मटेरियल अल्टीमेट पॉइंट आएगा E पे, और F पे अगर बहुत ज़्यादा लोड आता है तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हुक्स लॉ का मतलब होता है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन ऑफ सिंपल बेंडिंग इक्वेशन द मटेरियल ऑफ बीम इज। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन है, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन। तो बीम का मटेरियल कैसा होना चाहिए, पहला तो होमोजीनियस होना चाहिए, और दूसरा आइसोट्रोपिक होना चाहिए। सिंपल बेंडिंग इक्वेशन के हिसाब से मटेरियल, बीम का मटेरियल होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दैट इज WL4/8EI इज ट्रू फॉर विच लोडिंग, where L is equals to length and EI is equals to flexural rigidity। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू है WL4/8EI। तो ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ये किसके लिए लगता है, WL4/8EI। याद रखना है हमेशा, कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, कैंटिलीवर विद UDL अक्रॉस द कंप्लीट स्पैन। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड अगर फ्री हो, तो एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, तो वो उसे कहा जाता है कैंटिलीवर बीम। UDL का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पूरे स्पैन पे UDL की वैल्यू है, जब पूरे स्पैन पे कैंटिलीवर बीम में जब ये पूरे स्पैन पे UDL की वैल्यू हो, तो उस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है ये WL4/8EI। शेप ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डिपेंड्स ऑन, उसका जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है। तो 4 ऑप्शन है दिया यहाँ पे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल कंपोजिशन, देन टेम्परेचर, देन प्रायर हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, देन हीट। तो जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो शेप होता है ये चारों ही फैक्टर पे डिपेंड होता है स्ट्रेस, वाई एक्सिस में आती है स्ट्रेस की वैल्यू, और यहाँ एक्स एक्सिस में आता है स्ट्रेन की वैल्यू, ठीक है। तो जो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पोर्शन, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पहले क्या आता है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। फिर हल्का सा बेंड आएगा, फिर अपर एल पॉइंट, फिर लोअर एल पॉइंट, फिर ब्रेकिंग पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और फाइनली ब्रेकिंग पॉइंट। तो मैं इसे नाम देती हूँ 0 to A। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है मतलब स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब दोनों जितना स्ट्रेस लग रहा है उतना ही स्ट्रेन लग रहा है।
दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है, राइट। तो क्या होता है, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जिसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मीन्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिटिंग वैल्यूज़ ऑफ पॉइसन रेशियो आर, एसएससी जेई का एग्ज़ाम है 2004 में पूछा गया और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं कंपलसरी। पॉइसन रेशियोज़ की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, तो 0 to 0.5 इज़ द राइट आंसर। जो होती है वो 0 to 0.5 के बीच में लाई करेगी। अब पॉइसन रेशियो होता क्या है, तो पॉइसन रेशियो को म्यू से मैं डिनोट कर रही हूँ यहाँ पे। पॉइसन रेशियो मतलब लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। पॉइसन रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। ओरिजिनल डायमीटर से कितना डायमीटर चेंज होता है लोड देने के बाद, वो होता है लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ में से कितना लेंथ चेंज हुआ, कोई यूनिट नहीं होता है, म्यू एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में लाई करेगी। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज़ गिवन बाय, तो स्ट्रेन एनर्जी का सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पहले आएगा हाफ, देन मल्टीप्लाई, देन स्ट्रेस, देन मल्टीप्लाई, देन स्ट्रेन, अगेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये होता है फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का। तो सिंपली ये क्वेश्चन में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज़ नोन एज रेजिलियंस। ये एक्चुअली में एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि मटेरियल जो है इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। इलास्टिक लिमिट कब तक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये टूट नहीं जाता, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो जाता। इसे ओरिजिनल शेप में भी मैं ला सकती हूँ, इसे डिफॉर्म भी कर सकती हूँ, और जब मैं लोड हटा दूँ तो ये क्या होगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये होती है इलास्टिक लिमिट। तो ये इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रेन एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, और जब मैं लोड हटा दूँ, लोड हटाने के बाद ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा, हटा देगा स्ट्रेन एनर्जी को। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को रेजिलियंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, कब होगा, जब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। तो कौन से बीम के लिए ये स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो उसका आंसर है कैंटिलीवर बीम। क्वेश्चन है, व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज़ इक्वल टू। टेंसाइल लोड का मतलब क्या होता है, अगर ये मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये मटेरियल में अगर यहाँ दोनों तरफ से ऐसे पुल किया जाए लोड को, मतलब खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, टेंसाइल लोड होता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल है इसे दोनों तरफ से लोड दे रही हूँ मैं, तो ये क्या हुआ, मतलब इसे खींचने की कोशिश कर रही हूँ, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये होता है टेंसाइल लोड। कंप्रेसिव लोड मीन्स दोनों तरफ से मैं कंप्रेस कर रही हूँ, एक कंप्रेसिव लोड प्रोवाइड कर रही हूँ, इसे दबाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये होता है कंप्रेसिव लोड। तो जब मेंबर में दोनों तरफ से लोड दे रहे हैं, टेंसाइल लोड, दोनों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। तो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, ट्वाइस द टाउ मैक्स, मतलब ये हो गया शियर स्ट्रेस, ठीक है।
टाउ का मतलब क्या होता है, शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। तो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस, ये ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, ये टॉइस इंटू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टॉइस इंटू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज विद एंड्स कांस्टेंट टू रिमेन टुगेदर। तो सपोज ये है मटेरियल A1, ये है मटेरियल A2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है और दो मटेरियल दिया है तो कंपोनेंट हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन विल एक्सपीरियंस करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। तो आंसर इज टेंसाइल स्ट्रेस। जो भी कंपोनेंट पे लोअर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है वो टेंसाइल स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेगा। सो आंसर इज टेंसाइल स्ट्रेस। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर के प्रीवियस ईयर MCQs कंप्लीट होते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs को कवर करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर के रिगार्डिंग।